स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पोल के ऊपर रेसिड्यू निकालने के क्रम में एक छोटी सी चीज रह गई थी, मैं उसे शॉर्ट में आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमें पोल रेसिड्यू एट इनफाइनाइट निकालना हो तो उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रेसिड्यू एट इनफाइनाइट एट इंफिनिटी is defined as limit z tending to z tending to infinite, yes, z tending to infinite minus z f z squares, yes। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप रेसिड्यू एट z is z रेसिड्यू एट इनफाइनाइट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कहीं कहीं पर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द रेसिड्यू एट इनफाइनाइट, तो उस केस में आप इस लिमिट का इस्तेमाल करेंगे और जो भी इस लिमिट की वैल्यू आएगी वो रेसिड्यू होगा एट पॉइंट इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज रेसिड्यू थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिड्यू थ्योरम, जो कि हम लोगों को सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है और इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमें कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करने हैं। आइए जरा इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ fz is analytic in a closed curve C, except at a finite number of singular points within C, then integration of fz along the curve C is equals to 2 pi I into sum of residues at all singular points within C स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या कहता है कि यदि फंक्शन fz इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं उन पर एनालिटिक है और कुछ पॉइंट्स हैं C के अंदर जो कि सिंगुलर पॉइंट हैं, इसका मतलब है कि उन पॉइंट्स पर जो C के अंदर हैं, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, उनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उस केस में यदि हम फंक्शन fz का कर्व C के अलोंग इंटीग्रेशन करें तो जो उसकी वैल्यू है वो होगी 2 pi I into sum of residues at all singular points within C। तो जो भी सिंगुलर पॉइंट्स यानी कि जितने भी पोल्स इस कर्व C के अंदर होंगे उन सभी के ऊपर हम रेसिड्यू निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और 2 pi I से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन fz के इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास में मान लीजिए एक सर्कल है, मतलब दिस इज द क्लोज्ड कर्व स्ट्रेट्स, और मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं z1, z2, z3 एंड सो ऑन zn। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि फंक्शन जो कि कर्व के अंदर हैं
और इनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब कि ये सिंगुलर पॉइंट है। तो उस केस में अगर हम फंक्शन का c के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा 2 pi I into residue at z1 plus residue at z2 plus dot dot plus dot dot residue at zn and so yes, इन सभी पॉइंट्स पर रेसिड्यू निकालिए, 2 pi I से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालते समय केवल उन्हीं पोल्स के ऊपर हमें ध्यान देना है जो कि क्लोज्ड कर्व के अंदर होंगे, जो बाहर होंगे वो हमारे काम के नहीं है। जबकि रेसिड्यू बाहर वाले पोल्स पे भी निकाला जा सकता है और अंदर वाले भी, लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू में केवल वही रेसिड्यू काम के हैं जो कि सर्कल के अंदर स्थित पोल्स के ऊपर निकाले गए हैं। और रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो सर चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं बेस्ड ऑन दिस रेसिड्यू थ्योरम। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, इसी के ऊपर बेस्ड। आइए जरा देखें। मान लीजिए कि आपको कहा जाए क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रल c z square plus 4 upon z minus 2 z plus 3 dz where c is mod z plus 1 is equals to 2 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है और हमें इस प्रॉब्लम को रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है ये फंक्शन राइट, एंड c की वैल्यू दी हुई है mod z plus 1 is equals to 2 स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हमें इस कर्व को ड्रॉ कर लेना है कि ये कर्व दिखता कैसा है। mod z plus 1 is equals to 2 का मतलब है mod z plus 1 is equals to 2 का मतलब है सेंटर है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर होगा यस सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज -1 0 right, and radius is what, radius is 2 स्टूडेंट्स। तो इस को हम पहले प्लॉट करेंगे। चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब कि हमने ये कैसे निकाला। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, z की जगह x प्लस आई वाई रख देना है, प्लस 1 को यहीं पर रहने देना है राइट, इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अगर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेंटर है वो -1 0 एंड रेडियस इज 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसे प्लॉट कर लेते हैं कि जो सर्कल है वो है कहाँ पर और दिखता कैसा है राइट स्टूडेंट्स। तो आइए जरा हम सर्कल को प्लॉट करें। पहले हम इस सर्कल को प्लॉट करें, फिर से कोशिश करते हैं। This -1 -2 -3 and 2। तो दिस इज 0, तो हमारा सर्कल की रेडियस होगी 2 है, तो ये यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा और फिर yes friends, so this is our circle students। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया इसका। एंड नाउ दिस इज अ सर्कल, दिस इज C
अब हम लोगों को ये देखना है कि जो पोल्स हैं फंक्शन के, वो पोल्स क्या क्या हैं और कहां पर उनकी पोजीशन बनती है। चलिए आइए देखें। पोल्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन z माइनस 2 z प्लस 3 आर। इसके पोल्स क्या क्या स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -3, और दोनों ही कैसे हैं, सिंपल पोल है स्टूडेंट्स। नाउ अब इनकी पोजीशन देखते हैं कि z इज इक्वल टू 2 कहां पर है और z इज इक्वल टू 3 कहां पर है स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू +2 ये तो यहां पर है, दिस इज द आउट ऑफ सर्कल, एंड z इज इक्वल टू -3 इज लाइज इनसाइड द सर्कल स्टूडेंट्स। So, since z is equals to 2, what? Z is equals to 2 out of circle, and z is equals to -3 on the circle. Right, students? So, by residue theorem, क्योंकि एक ही पोल सर्कल के अंदर है, एक बाहर है, तो जो बाहर है वो हमारे काम का है ही नहीं। तो स्टूडेंट, बाय रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ओवर c z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन z माइनस 2 z प्लस 3 dz इज इक्वल्स टू 2 pi I into रेसिड्यू ऑफ which point स्टूडेंट, कौन सा अंदर है, z इज इक्वल्स टू -3, तो एट -3, और z इज इक्वल्स टू -3 पे अगर हम लोग रेसिड्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 2 pi I into लिमिट z टेंडिंग टू -3 z प्लस 3 into fz मतलब ये पूरा का पूरा, तो ये लिख दीजिए स्टूडेंट, दिस इज z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में z माइनस 2 एंड z प्लस 3 स्टूडेंट्स। नाउ ये z प्लस 3 से z प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, जहां जहां z है वहां वहां -3 लिख देंगे, तो इट बिकम 2 pi I इनटू यहाँ -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 3 लिखेंगे, -3 इज -5 स्टूडेंट्स। तो आवर आंसर इज -26 pi I अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स ये था तरीका करने का। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो भी सर्कल दिया जाए उस सर्कल को प्लॉट करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है उसके पोल्स निकालिए, देखिए कि उनका ऑर्डर क्या है, राइट। नंबर 3, कौन सा पोल सर्कल के अंदर है, कौन सा पोल बाहर है, आइडेंटिफाई करिए। नंबर 4, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करिए, जो पोल सर्कल के अंदर होगा उस पर रेसिड्यू की वैल्यू निकालिए एंड 2 पाई ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अगर एक से ज्यादा पोल सर्कल के अंदर होते हैं तो दोनों के ऊपर रेसिड्यू निकालिए, ऐड करिए दोनों की वैल्यू को, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है तरीका स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाय रेसिड्यू थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही आसान सा तरीका था, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि रेसिड्यू थ्योरम से हमने किया, और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग कुछ डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें डायरेक्ट देखने से नहीं लगता है कि रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए स्टूडेंट्स। चलिए आइए कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें रेसिड्यू थ्योरम से कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। शो दैट इंटीग्रल 0 to 2 pi d theta 5 plus 3 sin theta is equals to pi by 2।
इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 स्टूडेंट्स। चलिए आइए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व होना है, भले इसमें लिखा नहीं है, चाहे तो आप यहाँ समझने के लिए लिख सकते हैं बाय रेसिड्यू थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा कि इसे कैसे करना है। आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रल में 0 से 2 पाई लिखा हुआ है, राइट, और थीटा में दिया है, z तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, z में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए आइए देखिए। हम लोग यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसा सब्स्टिट्यूशन, देखिएगा। लेट e to the power I theta is equals to what? Z students. Let e to the power I theta is equals to Z students. तो यहां से this implies that what students? This is e to the power I theta, I d theta is equals to dz. It means that e to the power I theta की जगह अगर हम z लिखते हैं तो it is z I d theta is equals to dz. It means that d theta is equals to dz upon iz. मतलब हम d theta की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एंड साइन थीटा हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, e की पावर i थीटा को लिख सकते हैं व्हाट, z, ये z, माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा को लिख सकते हैं क्या, z रेस्ट टू द पावर माइनस 1 अपॉन में 2i। So this is equals to what student? This is z minus 1 upon z upon 2i। इसे सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i z। ये किसकी वैल्यू आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा स्टूडेंट्स, राइट। मतलब कि साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स और डी थीटा को ये लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शायद हम फिर उसे सॉल्व कर पाए आसानी से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि e टू द पावर i थीटा अगर हम z लिखते हैं, राइट, और यहाँ पर हम थीटा को, राइट, थीटा को अगर 0 से लेके 2 पाई तक मूव करें तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें देता क्या है वास्तव में? ये एक्चुअल में हमें देता है, ध्यान दीजिएगा कि e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू z दिया है, तो इसका मतलब होता है e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू z की मीनिंग है cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस i। यहाँ से x इज इक्वल्स टू cos थीटा and y is equals to sin theta, and this is equals to x square plus y square is equals to 1, right? It means that कि ये वास्तव में है क्या? This is the parametric equation of circle. It means that students, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये एक सर्कल को डिनोट करता है। और कैसा सर्कल? ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है स्टूडेंट्स वो 1 है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे उन सब में एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो इससे 0 से 2 पाई लिमिट जब होगी तो हमेशा एक सर्कल बनेगा, वो भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब थीटा 0 से 2 पाई मूव करता है तो ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक सर्कल को बनाती हैं जिसकी की रेडियस कितनी होती है? 1 होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स
इस सब्स्टिट्यूशन से हमारा जो लिमिट है वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है C, राइट, एंड d थीटा dz अपॉन iz में कन्वर्ट हो जाता है, sin थीटा की वैल्यू हो जाती है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2iz। हमेशा इस सब्स्टिट्यूशन को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इस तरह के सभी क्वेश्चनों में यही सब्स्टिट्यूशन होगा स्टूडेंट्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे हम लोगों को कैसे करना है। चलिए आइए देखें जरा। सो स्टूडेंट्स, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ में चलिए आइए देखें कि अब आगे क्या करना है। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d थीटा अपॉन 5 plus 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसे अपनी सुविधा के लिए हम लोग I मान लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, ताकि हमें आसानी रहे। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन d थीटा की वैल्यू क्या रखनी है स्टूडेंट, dz अपॉन iz डिवाइड बाय 5 प्लस 3 sin थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, दिस इज z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2iz, ओके, एंड d थीटा की वैल्यू हम लोग रख ही चुके हैं स्टूडेंट्स, dz अपॉन iz स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि जब थीटा पूरा z में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो लिमिट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी c में, where c is unit circle mod z is equals to 1। जहां पर c एक यूनिट सर्कल है, mod z is equals to 1। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था कि कैसे e to the power iz is equals to एक सर्कल को बनाता है स्टूडेंट्स। तो नाउ ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, दिस वन, this is 1 0, this is 0 minus 1, this is 0 1 and this is minus 1 0 students। this is our c students। चलिए आइए अब इसे और सॉल्व करें आगे, and this is equals to integration along c dz upon iz 2iz students, 2iz का यहाँ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, so this is 10iz plus 3z स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 2iz स्टूडेंट्स, 2iz, iz से iz कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या रह जाएगा हमारे पास, आइए देखें। This is equals to integral over c dz upon 3z square plus 10iz minus 3 स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसे आगे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि अभी हम लोग करते आ रहे थे। इसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं और फिर इसके पोल्स निकालते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सा अंदर है सर्कल के और कौन सा बाहर है। एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर c dz, हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3z स्क्वायर प्लस 10iz को लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज 9iz प्लस iz माइनस 3 स्टूडेंट्स। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर c dz। आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, यस व्हाट, यहाँ से हम चाहें तो 3z कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम 3z कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3z z प्लस 3i स्टूडेंट्स, ये हमें मिलेगा। मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 3i चाहिए। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ व्हाट स्टूडेंट्स, i कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ लिखना होगा z प्लस 3i स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से i कॉमन ले लिया तो यहाँ पर i नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर i नहीं है, तो अगर यहाँ पर मुझे i लाना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ i स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। अब i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और फिर यहाँ से अगर i कॉमन लोगे तो ये z प्लस 3i बन जाएगा।
राइट स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया है। अब पूरे में से कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, दिस इज dz upon 3 not 3, you can write z plus 3i and 3z plus i स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन का नया फॉर्म आ गया है। मैं वहां पे कुछ चीज मिस करके आ गया हूँ शायद स्टूडेंट्स, दिस इज 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर 2 आना चाहिए था, ये हम लोग मिस करके आ गए। दिस इज 2 एंड दिस इज 2। हम लोग चाहें तो इसको सर्कल के बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रल के बाहर जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिलहाल ये वैल्यू आ गई है। अब हमें इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि अभी हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम लोगों को इस फंक्शन के लिए पोल्स निकालने हैं, मतलब कि 1 अपॉन z प्लस 3i इंटू 3z प्लस i के पोल्स देखने के पोल्स कहाँ कहाँ पर है। चलिए आइए देखें। पोल्स ऑफ 1 अपॉन z प्लस 3i एंड 3z प्लस i, कौन कौन से पोल्स हैं स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा। z इज इक्वल्स टू माइनस 3i एंड z इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस i अपॉन 3। दो पोल्स हैं स्टूडेंट्स और दोनों ही पोल्स क्या हैं, सिंपल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री 1 है और यहाँ पर भी डिग्री 1 है स्टूडेंट्स। तो नाउ अब जरा देखें कि इन दोनों पोल्स की पोजीशन कहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू माइनस 3i, तो बिल्कुल ये z इज इक्वल्स टू माइनस i है और z इज इक्वल्स टू माइनस 3i। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे जाएं तो काफी नीचे हम लोगों को मिलेगा। ये z इज इक्वल्स टू माइनस 3i, तो यहाँ कहीं पर ये 1i 2i ये 3i, तो z इज इक्वल्स टू माइनस 3i तो बाहर हो गया, एंड z इज इक्वल्स टू माइनस i बाय 3, तो माइनस i बाय 3 यहाँ कहीं पर होगा स्टूडेंट। तो दिस इज z इज इक्वल्स टू माइनस i अपॉन 3, मतलब एक पोल सर्कल के अंदर है और एक पोल सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के अंदर अगर एक भी पोल है तो रेसिड्यू थ्योरम काम करेगी स्टूडेंट्स, अदरवाइज इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती बाय कॉशीज थ्योरम जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें रेसिड्यू थ्योरम का इस्तेमाल करना है। since z is equals to minus 3i out of circle and z is equals to minus I by 3 lies inside सर्कल स्टूडेंट्स। नाउ तो एक ही पोल इसके अंदर है स्टूडेंट्स और एक बाहर है, तो अब हम लोग रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं। आइए देखें। बाय रेसिड्यू थ्योरम dz अपॉन z प्लस 3i एंड z 3z plus I is equals to 2 into 2 pi I residue at z is equals to minus I by 3 students, and this is equals to 4 pi I रेसिड्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, रेसिड्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस I by 3 z माइनस I by 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस I by 3 इंटू fz, और fz ये पूरा का पूरा स्टूडेंट, so this equals to 4 pi I limit z tending to minus I by 3 3z plus I upon 3 into fz की वैल्यू ये रही स्टूडेंट्स 1 upon z plus 3i and 3z plus I स्टूडेंट, 3z plus I से 3z plus I कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 pi I
लिमिट जहां जहां पर z है वहां पर हम -i/3 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा इनटू में 1/3 इनटू 1/z की जगह -i/3 प्लस 3i स्टूडेंट्स, राइट। अब आइए जरा देखें इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 4πi/3 इनटू में 3 ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, दिस इज 3 अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 9i स्टूडेंट्स, राइट। तो दिस इज -i प्लस 9i, ये 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स व्हाट, दिस इज माइनस प्लस 8i, तो 4πi/8i, 8i से ये कैंसिल स्टूडेंट्स, ये कैंसिल, यहाँ 2 एंड द आंसर इज π/2। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये आंसर आया स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू π/2 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब भी साइन कॉस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इसी प्रोसीजर से, सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर से रेसिड्यू थ्योरम को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बुक की मदद से तो आपको हो सकता है वहां पर फेस करना पड़े। जैसे अगर कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया 0 to 2π d थीटा अपॉन 2 + 3 cos थीटा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको cos को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन तो वही रहेगा e⁻i थीटा इज इक्वल्स टू z, लेकिन cos थीटा के लिए आपको e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2, यानी कि z प्लस 1/z/2 इज इक्वल्स टू z² प्लस 1/2z। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में cos थीटा आ गया तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा स्टूडेंट्स। पहली बात, मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में cos 2 थीटा आ गया तो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स वेरी इजी e⁻i2 थीटा प्लस e⁻−i2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू e⁻i थीटा का होल स्क्वायर प्लस e⁻i थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, z² प्लस z², नॉट z, this is z raised to the power -2 and this is equals to, yes you can say like that, -2, so this is 2 and this is equals to z to the power 4 plus 1 upon 2z²। तो cos 2 थीटा की जगह आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन ये तब करना जब ये डिनोमिनेटर में आए। न्यूमरेटर में आए तो ऐसा मत करना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर में cos या sin आ गया तो क्या करेंगे, तो आइए जरा उसका तरीका भी बता दें। मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, इंटीग्रल 0 to 2π cos 2 थीटा d थीटा अपॉन, मान लीजिए थीटा ही इज 2 थीटा cos थीटा 5 + 3 sin थीटा स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर का तो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को चेंज करना बता दिया, न्यूमरेटर को आप कुछ इस तरह से चेंज कर दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2π, you can say real part of cos theta plus I sin theta. Yes students, this d theta upon 5 plus 3 sin theta। मैंने यहाँ पर रियल पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि cos थीटा प्लस I sin थीटा का जो रियल पार्ट होता है वो cos थीटा होता है और हमें cos थीटा ही चाहिए। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट 0 to 2π cos थीटा प्लस I sin थीटा की वैल्यू e⁻i थीटा अपॉन में 5 plus 3 sin थीटा d थीटा। नाउ अब अगर आप यहाँ पर e⁻i थीटा इज इक्वल्स टू z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस बिकम रियल पार्ट
इंटीग्रल ओवर सी जेड इंटू डी जेड अपॉन आई जेड डिवाइड बाय 5 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 1 2 आई जेड। हो गया पूरा चेंज स्टूडेंट्स क्वेश्चन जेड में। अब इसे सॉल्व करिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट्स। और जब आप इसे पूरा सॉल्व कर दें तो जो भी आंसर आए उसमें देखिएगा कि क्या उसमें आई है अथवा नहीं है। अगर उसमें आई नहीं है तो वही आपका आंसर है, और अगर उसमें आई है तो जो आई के साथ हो जो पार्ट उसे छोड़ दीजिएगा, जो बचा होगा वही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि जो भी इसका आंसर आने वाला है उसका रियल पार्ट आपका आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बुक में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। एक चीज और जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फेस करनी पड़े। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आप पोल्स निकालने जाएंगे ना, तो वो जो पोल्स हैं वो आसानी से नहीं निकलेंगे। मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए यहाँ पर dz लिखा है, यहाँ पर 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, कुछ भी ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट कि वो फैक्टराइज होगा ही नहीं स्टूडेंट्स। ये तो खैर हो जाएगा इजीली। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 आ जाए तो ये चीज फैक्टराइज नहीं होगी, और जब ये चीज फैक्टराइज नहीं होगी स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि z की वैल्यू आएगी माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 minus 12 means root 13 and divide by 6 students. So this is it. Now students, यहाँ पर आपको जो पोल मिला है वो एक रैशनल पोल मिल गया है स्टूडेंट्स, और अब आपको चेक करना है कि ये पोल सर्कल के अंदर है या नहीं है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स, केएलसी आपके पास होगा स्टूडेंट, केएलसी से आप इसकी वैल्यू निकालिए रूट 13 की वैल्यू, तो मे बी इट इज 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आई 3.2, मैं यहाँ पे 3.2 लिख के काम चलाऊंगा स्टूडेंट। तो z इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 3.2 अपॉन 6, तो यानी कि z की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। पहली वैल्यू आएगी माइनस 5 प्लस 3.2 अपॉन 6, और दूसरी आएगी z इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3.2 अपॉन 6। दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आप करेंगे 5 में से 3.2 माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस 1.8 अपॉन 6। यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट, तो दिस बिकम माइनस 8.2 अपॉन 6। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आएगा माइनस 0.3, और इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आएगा 6 1 6 1.2 बचा स्टूडेंट्स, दिस इज 3, एंड फिर यहाँ पे 4 बचेगा एंड इट इज इक्वल्स टू समटाइम इट इज 6। तो ये दो वैल्यूज आई स्टूडेंट z की माइनस 0.3 एंड माइनस 1.3। अब आप चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन सा सर्कल के अंदर है कौन सा सर्कल के बाहर है, और उस हिसाब से आप फिर रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था रेसिड्यू थ्योरम। इस यूनिट में इतना ही था स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश करी कम से कम लेक्चर में इस यूनिट को कवर करने की स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। वीडियोस को देखिए स्टूडेंट्स, अपना कोर्स कंप्लीट करिए जल्द से जल्द, राइट, और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। हम आपके फीडबैक्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।